तो अशोक नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट, लेकिन ये अपडेट आपको अलग अलग चैनलों पे पता चल जाएगी और जब इस कहानी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हो सकता है उस टाइम सम साहब आपको ये कहानी सुना चुकी हो, क्योंकि मैंने उनका टीज़र देखा, उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में आज डिटेल में आपको कहानी सुनाई है। लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ के बारे में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आज इस घटना में आप इंसान की परवरिश और तरबियत, इन दोनों चीज़ों का कितना असर होता है वो भी आप जानेंगे, और साथ ही मुस्लिम एंगल और इजराइल, पाकिस्तान, ईरान, इन सब का क्या एंगल है इसको भी 2-3 मिनट में आपको बता देता हूँ। फिर आज की कहानी की तरफ लेके चलता हूँ। आपको एक बात पता होगी कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों के ऊपर फायरिंग हुई। अब यहूदी मतलब क्या? ऑब्वियस सी बात है, जब यहूदी का नाम सुनते हैं तो जहन में एक देश आता है निकल के, इजराइल। तो इजरायली मूल निवासियों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर फायरिंग हुई। ये लोग अपना बड़ा धार्मिक त्यौहार जिसका नाम हनुक्का था उसको मनाने के लिए बॉन्डी एक बीच सिडनी में, इस बीच पे इकट्ठा हुए थे। करीब 2000 लोग थे। इसी दौरान 2 बंदूकधारी वहाँ पे आते हैं। आने के बाद गोलियाँ चलाना शुरू करते हैं। अब जब ये लोग गोलियाँ चलाना शुरू करते हैं तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हालांकि 2000 यहूदी वहाँ इकट्ठा थे, इस वजह से सुरक्षा की व्यवस्थाएँ वहाँ पे थी। फ़ौरन पुलिस आती है, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस आती है। उसके बाद ये लोग पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करते हैं। 2 पुलिस वालों को गोली लगती है, उसके बाद सामने से क्रॉस फायरिंग होती है। इसी दौरान एक शख्स भाग के जाता है और एक बंदूकधारी को फ़ौरन वहाँ पे पकड़ लेता है। सोचिए, एक बंदूकधारी जो गोली चला रहा हो उसको भाग के जाना और जाने के बाद पकड़ना अपने आप में बड़ी बहादुरी का काम है। बहरहाल 10-15 मिनट तक ये पूरा जो घटनाक्रम है वो चलता है और चलने के बाद पुलिस वाले भी सामने से जब फायर करते हैं तो एक जो आतंकवादी था उसको गोली लगी, उसकी मौके पे मौत हो गई। अब दूसरे शख्स को इस शख्स ने गिरा दिया था, इस वजह से ये बच गया। उसके बाद इसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसको लेके पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल के सामने आई और जो अभी इजराइल और बाकी देश बोले उसके हिसाब से आपको बताऊँ तो हमला करने वाले लोगों में से एक का नाम नबीन था और दूसरे का नाम साजिर था। नबीन और साजिर पिता पुत्र थे। बेटे का नाम नबीन और साजिर पिता। और जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि दोनों पाकिस्तान से हैं। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तो 2-3 चीज़ें क्लियर हुई। पहला कि 7 अक्टूबर साल 2023 को जिस हिसाब से हमला हमास ने किया था इजराइल के ऊपर, सेम उसी पैटर्न पे हमला किया गया, क्योंकि 7 अक्टूबर को होलोकास्ट था और होलोकास्ट के मौके पे हमास को बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहूदी ठीक ठाक तरीके से अपना त्यौहार मना रहे हैं। उसने हमला कर दिया। उसके बाद गाज़ा का क्या हुआ आप जानते हैं, पूरे गाज़ा को इजराइल ने तबाह कर दिया। इसके बाद ये हमला हुआ। अब जैसे ये हमला हुआ तो फिर इजराइल ने अपना मुंह खोला। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने साफ तौर पे इल्ज़ाम उठा के रख दिया ईरान के ऊपर। और ये इल्ज़ाम ऐसा नहीं था कि कोई हवा में रख दिया। ईरान ने बीते वर्षों में ऐसे काम किए भी हैं। आपको शायद ना पता हो और जिन भाइयों को पता है उनके लिए तो एक अपडेट कन्फर्मेशन है कि हाल में ही ईरान की IRGC, जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा आतंकवादी संगठन घोषित किया। उसके बाद बीते कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम है उनके ऊपर हमला तेज़ी के साथ हो भी रहा था। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे लोगों को बैन भी किया। ईरान के साथ ताल्लुकात इस कदर बिगड़े कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जांच पड़ताल में ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर नॉन मुस्लिम पे जितने हमले होते हैं उनमें से ज़्यादातर ईरान की देखरेख में होते हैं और IRGC के जो लोग हैं वो ट्रेंड करते हैं इन लोगों को, ट्रेंड करने के बाद भेजते हैं। मतलब पहले से ही ईरान ऐसे कामों को करता रहा। इस वजह से अब बड़ी घटना हुई तो नाम तो ईरान का ही आएगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी भी है। दोनों एक दूसरे के साथ 12 दिन की जंग भी लड़ चुके हैं। और ईरान की ही प्रॉक्सी हमास है जो इजराइल पे हमला कर रही थी। ईरान की ही प्रॉक्सी हूतीज़ हैं जो यमन में बैठे हैं। ईरान की ही प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है जो लेबनान में बैठा, और ये तमाम प्रॉक्सी इजराइल के ऊपर हमला करते रहते हैं। और ऐसे हाल में इधर धार्मिक महोत्सव में न कोई इरादा, न कोई झगड़ा, न कोई बहस, 2 सिरफिरे आते हैं और गोली मारने लगते हैं। रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई कि 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। शुरुआत में रिपोर्ट 11 की थी और एक हमलावर जो मारा गया उसको लेके 12, बाकी 29 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लेकिन अब इन 29 लोगों में से भी 4-5 लोगों की मौत हुई है, तो मरने वालों की ऑफिशियल तादाद 16 पहुंच गई।
मे भी कल तक ईश्वर न करे, लेकिन चांसेस हैं कि और बढ़ जाए। अब इसी बीच जब दो नाम निकल के सामने आया, नबीन और साजिद का, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो ये मुसलमान हैं, ये कहीं भी शांति से नहीं रह सकते, ये जहाँ रहेंगे आतंकवाद फैलाएंगे। लेकिन जो भी मैंने शुरू में आपसे कहा कि तरबियत और परवरिश का जैसा मिला जुला संगम आदमी वैसे ही रहता है। क्यों कह रहा हूँ अब आप जानिए। नबीन और साजिद पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान में जितने लोग हैं उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनके जीवन का मकसद ही यही है कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम कायम कर दें। खुद खाने को पैसा नहीं, लेकिन उनको गजवाए हिंद करना है। वो कश्मीर को अपना बनाने के चक्कर में अपनी आधी जीडीपी फूंक चुके हैं। भारत के साथ जंग लड़ने के लिए उनके पास अपने खाने के आटे तक नहीं बचे, लेकिन हथियार लेना है। ये तो पाकिस्तान की तरबियत है। लेकिन अभी शुरू में मैंने एक शख्स का जिक्र किया है जो भाग के जाता है और जाने के बाद लोगों की जान बचाता है। जो हमलावर थे, जो आतंकवादी थे, उनसे भिड़ जाता है, निहत्था था। उसका नाम भी अहमद अल अहमद है और वो भी मुस्लिम है। लेकिन बस प्लस पॉइंट इतना है कि वो ऑस्ट्रेलिया की परवरिश में पला बड़ा। उसके अंदर वो कट्टरपंथी सोच नहीं भरी है। इस वजह से उसके अंदर इतनी इंसानियत, इतनी मानवता थी कि जब उसने देखा कि यहूदियों के ऊपर फायरिंग हो रही है तो वो फ़ौरन अपनी जान पे खेल के वहाँ पे जाता है। और सबसे ताजुब भरी बात यह है कि अहमद अल अहमद ना किसी आर्मी में है, ना किसी पुलिस में है, ना किसी सिक्योरिटी सर्विसेज में है, ना ही इसका कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है। ये बेचारा वहाँ जूस की दुकान लगाता है, जूस का ठेला। लेकिन जब इसने देखा कि ऐसे काम को वहाँ पे हो रहा है तो ये अपनी जान पे खेलता हुआ भिड़ गया। और भिड़ने के बाद बंदूकधारी हमलावरों से लड़ने के बाद एक को पकड़ा, एक की मौत हुई। अब आप ताजुब की बात सोचिए कि दोनों ही मुस्लिम हैं, दोनों ही सेम कुरान पढ़ के आते हैं, दोनों ही नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन तरबियत, परवरिश और माहौल का ऐसा अंतर है कि दो पिता पुत्र आतंकवादी बन गए और एक जान को बचाने वाला, जिंदगी बचाने वाला जननायक। तो आप सोच के देखिए कि तरबियत यानी जो तरबियत है और परवरिश, इन दोनों का कितना अंतर पड़ता है। बहरहाल अब ये मामला यहाँ थमने वाला है नहीं। ये मामला ईरान और पाकिस्तान के साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया और इजराइल, भारत सब इसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं अब इजराइल तो वैसे भी छोटी सी बात पे हमला करता है, तो पाकिस्तान का नाम निकल के सामने आया तो क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा या फिर ईरान से बदला लेगा, क्या होगा? चूँकि इजराइल की जो संवैधानिक सोच है वहाँ की कि वो बदला जरूर लेते हैं। क्या होगा क्या नहीं, ऊपर वाला ही जाने है। अब यहाँ पे कुछ लोग डिफेंड करने आ सकते हैं कि भाई इजराइल भी तो गाजा में बच्चों को मारता है। बिल्कुल मारता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन फिर वहाँ पे एक बात है कि इजराइल के लोग मारते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर उनके आदेश पे मारते हैं। तो भाई इतनी हमला करने की चुल्ल मची थी तो जाके इजराइल के अंदर घुस के कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी रह रहे हैं उनको टारगेट करने का मतलब क्या था? बहरहाल इतनी तर्क वितर्क करने की क्षमता अगर ऐसे कट्टर लोगों के जहन में आ जाए तो फिर ये लोग इंसानियत को क्यों जिंदा रखें। खैर, एक अपडेट थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। और इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल बहुत तगड़े से आएगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, ईरान तो और सेंक्शंस लगेंगे, पाबंदियाँ होंगी। पाकिस्तान का क्या होगा ये भी अब कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ तो भले ही ताल्लुकात उसके गड़बड़ हो, लेकिन अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। और अमेरिका के इजराइल से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो अमेरिका किसको चूज़ करता है ये भी देखने लायक बात होगी। बहरहाल जैसा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम भी पीड़ित हैं, तो उस दर्द को हम महसूस करते हैं। सेम हमारे यहाँ पहलगाम में हुआ कि एक सोच, एक मानसिकता के चक्कर में इतने लोगों को मार दिया गया। खैर, एक अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी भी बड़ी अजीब है, और ये कहानी भी सोच से जुड़ी हुई है। और इस पूरी कहानी को जब आपसे सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा, तब आपसे एक सवाल पूछूंगा, और इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक बड़ा मशहूर इलाका है कच्छ, और इसी कच्छ में एक गांव लगता है। भुज तालुका में एक गांव है बनकोरा गांव, और इसी गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था मोहसिन। और अगर आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो इसकी उम्र बामुश्किल 18 साल है। मोहसिन शादीशुदा था, पत्नी का नाम कुलसुम था। चंद दिन पहले की बात है, तमाम चीज़ें, रिश्ते नाते, शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चल रही थी। अचानक से कुलसुम गायब हो जाती है। अब कुलसुम गायब हुई, गायब होने के बाद एक महिला अचानक से ना दिखे तो आसपास के लोगों ने नोटिस किया। नोटिस करने के बाद
जब पति लौट के आया मोहसिन तो उसको बताया कि भाई तुम्हारी बीबी आज सुबह से दिखी नहीं। मोहसिन और चौंका। उसने कहा ये क्या हो गया, कहाँ गई मेरी बीबी। गांव में जितने घर थे वहां पे अब मोहसिन जा के पूछने लगा कि क्या कुलसुम आई है। आसपास के लोगों ने बताया कि नहीं भाई कुलसुम तो नहीं आई है और हमने तो उसको देखा नहीं कई दिनों से। अब ये और परेशान। गांव में जहां जहां वो जाती है वहां पूछताछ शुरू कर दी कि क्या किसी ने देखा। हर जगह वही जवाब कि नहीं भाई हमने नहीं देखा। इसी बीच इसने फोन उन कई बार किया लेकिन फोन लगा नहीं। लगभग आधा पहर बीत गया। कुलसुम की तलाश में जो मोहसिन था दर बदर भटक रहा और कहीं अता पता चल नहीं रहा। जब कहीं कुछ पता चला नहीं तो फिर कुलसुम के घर वाले यानी मायके वाले में मोहसिन ने फ़ोन कर दिया। जो पिता थे रामजू, मोहम्मद रामजू, इनको बताया कि आपकी बेटी गायब है और मैं तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रही। अब पिता जैसे ये बात सुनता है, सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने घर में बताता अपनी बेगम को कि बिटिया गायब है। माँ भी परेशान। ये लोग भी अब खोजना शुरू करते हैं। देखते देखते पूरा एक दिन बीत गया और कुलसुम का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। अब 24 घंटे गुजर गए और कुछ अता पता चला नहीं तो फिर दिमाग में ख्याल आया कि चल के कंप्लेन दर्ज करते हैं मिसिंग। पिता भागा भागा थाने गया और थाने जाने के बाद जो भूस तालिका में थाना है वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर देता है। कंप्लेन दर्ज करने के बाद बताता है कि साहब मेरी बेटी गायब है और उसका शौहर खोज रहा लेकिन मिला नहीं और आप खोज दें। पुलिस ने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहा कि ठीक है हम खोज देंगे। बहरहाल पुलिस वालों को लगा कि यार एक 18-19 साल की लड़की है, कहीं गई होगी फिर आ जाएगी, इनका अपना पारिवारिक मामला क्या शुरू से इतना परेशान हो। पुलिस वालों ने बात आई गई करके छोड़ दी। लेकिन इसी दौरान पिता बेचारा परेशान हो खोज रहा। जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया अब तलाश घर घर से हट के नदी नाले तालाब कुआं हर जगह होने लगी। इसी बीच तालाब के पास जब पिता पति तमाम लोग खोज रहे हैं, क्योंकि मन में तरह तरह के ख्याल थे कि कहीं मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और किसी ने कुछ भड़का दिया, उसके बाद कुलसुम ने कोई गलत कदम उठा दिया हो। बीच में कहने सुनने में बात आई भी थी कि पति पत्नी लड़ते वड़ते भी हैं। एक कुएं के पास कुछ कपड़े मिले। अब जैसे ही कपड़े मिले तो गांव की एक महिला गायब थी। फौरन पिता को फोन गया, पति को फोन गया। पिता भागा भागा आया। आने के बाद उसने देखा तो कपड़ा पहचान गया। उसने कहा ये तो मेरी बेटी का कपड़ा है। अब क्या? इसके बाद किसी ने कुएं के अंदर झांका। कुएं के अंदर भी कुछ कपड़ा तैर रहा था। अब ये चीज़ जब उन लोगों ने देखा तो देखने के बाद चौंके। पुलिस को फ़ोन कर दिया कि साहब मेरी बेटी का कपड़ा यहाँ है, अब बेटी पता नहीं कहाँ। अब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल अब शुरू कर दी, क्योंकि उसको भी लगा कि भाई मामला सीरियस है। पुलिस ने कुछ लोगों को कुएं में उतारा और जब कुएं में उतारा तो अंदर से जो चीज़ें मिली, जिसने भी देखा सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि जो लोग कुएं में उतरे थे किसी के हाथ एक पैर लगा, किसी के हाथ में एक पंजा आया, किसी के हाथ में एक उंगली आई, किसी के हाथ में दाढ़ आया, किसी के हाथ में सर आया। यानी टुकड़ों में कटी हुई एक लाश कुएं के अंदर। और जैसे ही लाश का चेहरा पिता को दिखाया गया, यानी सर का ही, पिता रोते हुए कहने लगा कि साहब ये तो मेरी बेटी कुलसुम है। अब ये खबर जैसे ही जंगल की आग की तरह गांव में फैली, पूरा गांव एकदम सकते में कि भाई कुलसुम की टुकड़ों में कटी हुई लाश मिल गई। किसने मारा होगा, क्या हुआ होगा? अब जाहिर सी बात है मियाँ बीवी में झगड़ा होता भी था तो पुलिस वालों ने सबसे पहले पति को ही पूछताछ के लिए बुलाया। पति को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो फिर पूछताछ जब आगे बढ़ी तो शुरुआत में तो पति ने कुछ बताया नहीं, लेकिन जब तरबियत से पुलिस वालों ने पूछताछ की तब पति ने वो कहानी बताई जिसको जब आप पूरा सुनेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सोच सोच का अंतर है। बात लगभग 1 साल पहले की है, जब मोहसिन महज 16 साल का था। 16 साल की उसकी उम्र। इसी दौरान उसके लिए घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया और गांव में ही, और साफ तौर पे अगर कहा जाए तो जो मोहसिन था उसके जो चाचा थे उन्हीं का नाम था रामजू। यानी रामजू
मोहसिन के सगे चाचा थे और उन्हीं की एक बेटी थी जिसका नाम था कुलसुम, और वो भी लगभग नाबालिग, यानी दोनों चचेरे भाई बहन थे। लेकिन अब उम्र भी नहीं थी, लेकिन परिवार वालों की इतनी जल्दी थी शादी निपटाने की कि दोनों नाबालिग थे, इसके बावजूद भी कुलसुम और मोहसिन की शादी फिक्स कर दी गई, चचेरे भाई बहन की। शादी फिक्स हुई। शादी फिक्स होने के बाद तारीख नज़दीक आई, उसके बाद दोनों की शादी कर दी गई। शादी करके बगल के घर में आ गई कुलसुम, शिफ्ट हो गई। तमाम चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान कुलसुम मोहसिन को बिल्कुल पसंद नहीं थी और मोहसिन गांव की ही एक महिला से प्यार करता था और दोनों 5 साल से रिलेशन में थे। मोहसिन के दिमाग में था कि मुझे इस महिला से शादी करनी है, लेकिन परिवार वालों ने कुलसुम से शादी करवा दी। अब इसी बात को लेकर मियाँ बीवी के बीच आए दिन झगड़ा होता। अक्सर मोहसिन उस महिला से बातचीत करता और ये बात कुलसुम को बर्दाश्त नहीं होती कि भाई मेरा शौहर ये किसी और से क्यों बात करे। अब इसी बात को लेकर मियाँ बीवी के बीच जब तकरार हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर धीरे धीरे तकरार बढ़ते बढ़ते कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी मारपीट, कभी कुछ और। अक्सर मोहसिन हाथ उठाता, कभी मारता, कभी फटकारता, कभी कुछ और करता। और ये चीज़ें लगातार वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रही, लगातार ये चीज़ें होती रही। कहते हैं कि अक्सर मोहसिन पिटाई भी करता था। धीरे धीरे उस महिला का प्यार मोहसिन के सर पे हावी होता चला गया और अभी चंद दिन पहले की बात है, बामुश्किल 2 से 3 दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़े में मोहसिन ने कुलसुम को बहुत मारा। जब बहुत मारा तो मारने के बाद अब उसके जहन में आया कि इतना मार ही दिया हूं, तब इसको मार देता हूं। उसके बाद मोहसिन कुलसुम को मारने के लिए उसका गला दबाता है। 16-17 साल की लड़की कितना देर सर्वाइव करती। चंद मिनट में उसकी मौत हो गई। मरने के बाद जब मोहसिन थोड़ा होश में आया तब उसको लगा कि अब क्या करे लाश का। उसके बाद फिर क्या, मोहसिन एक चाकू, कुल्हाड़ी, तमाम धारदार हथियार इनको इकट्ठा करता है, लाशों को टुकड़ों में काटता है। चूँकि इसके जहन में एक बात थी कि अगर लाश की शिनाख्त हुई तो मैं फंस जाऊंगा। लाशों को टुकड़ों में काटता है। उसके बाद रात होने का इंतजार करता है। रात होती है, होने के बाद टुकड़ों को एक बोरे में भरता है। कपड़े चूँकि खून से भीग गए थे, इतना काटा था, तो कपड़ों को भी भरता है। भरने के बाद उसको पता था कि जिस खेत में मैं काम करता हूँ उस खेत के पास एक कुआं है, लिहाजा उस लाश के टुकड़ों को लोग जाके ये उस कुएं में फेंकता है और फेंकने के बाद इस उम्मीद में इंतजार करने लगता है कि सुबह होगी तो सबको बताऊंगा कि कुलसुम गायब हो गई, उसके चरित्र पे उंगली उठा दूंगा, बाद में अपनी शादी कर लूंगा उस महिला से। गांव वाले कुछ टाइम तक खोजेंगे, घर वाले खोजेंगे, फिर मैं बता दूंगा वो कहीं भाग गई, लाश मिलना है नहीं तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और इसी चक्कर में वो इत्मीनान से शांति से बैठा रहा। अब ये पूरी कहानी मोहसिन ने सुनाई। पुलिस वालों के जहन में सवाल है कि कहीं माँ बाप भी तो नहीं शामिल है। माँ बाप को भी पड़ताला, टटोला, लेकिन माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट अभी तक शामिल नहीं आया है। अब आप सोच के देखिए, सोच का फर्क है कि 16-15 साल की लड़की थी, माता पिता को इतनी जल्दी पड़ी थी कि इसकी शादी करवा दें, कि 15-16 साल में उसकी शादी करवा दी। पूरे गांव को पता था कि ये जो मोहसिन है वो किसी महिला के साथ अफेयर में इसके ताल्लुकात है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे गांव के साथ पिता ने भी इस बारे में सोचा नहीं कि किसी और के बॉयफ्रेंड से शादी करवा रहा हो तो क्या ये सुधर जाएगा। आज के टाइम में लोग ये सोचते हैं कि इसकी शादी करवा दूंगा, ये सुधर जाएगा, लॉयल हो जाएगा, लेकिन यही माँ बाप की सबसे बड़ी भूल है। अगर आपका दामाद या फिर होने वाला दामाद किसी और महिला के साथ अफेयर में है तो सबसे पहले अब अपनी बेटी को उस घर में ना भेजें। भेज भी चुके हैं तो अपनी बेटी को ससम्मान लेके आए, कम से कम ज़िंदगी तो बच जाएगी। अब सोच के देखिए कि 16-17 साल की जो कुलसुम है उसको मार दिया, टुकड़ों में काट दिया, काटने के बाद कुएं में फेंक दिया। मोहसिन की भी ज़िंदगी ख़त्म है, जेल जाएगा, जमानत होते होते 30-35-40 साल का हो जाएगा। परिवार गरीब है, तभी ये खेत में काम करता था। दोनों परिवार अब एक दूसरे, यानी 2 सगे भाई, चचेरे भाई बहन में शादी हुई थी, तो जो दोनों के पिता होंगे यानी मोहसिन के फादर और रामजू, दोनों सगे भाई बहन होंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर अब मुकदमा करेंगे। दोनों सगे भाई लड़ेंगे मुकदमा, एक अपनी बेटी के हक के लिए, एक अपने बेटे को बचाने के लिए, और ये चीज़ें यूँ ही चलेंगी। तो इसमें गलती किसकी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर,
तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हो। और डेली आज से एक रूटीन है कि एक जियोपॉलिटिकल खबर आपको जरूर बताऊंगा, जिससे आप थोड़ा सा इधर उधर की खबरों से भी बचें, सच्चाई जाने। बाकी अगर आप डिटेल में जियोपॉलिटिकल खबरें देखने के शौकीन हैं तो यूट्यूब पे ही सर्च करें प्रखर राजपूत। आपको गाज़ा, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान तमाम चीज़ों की खबरें दिन में 3-4 बार मैं 18-20 मिनट की वीडियो में 10-10, 12-12 खबरें पूरी रेटिंग एनिमेशन के साथ बताता हूँ, यानी पूरी जो न्यूज़ की फॉर्मेट है उस हिसाब से। इवन कई लोगों का कहना है कि ठीक ठाक चैनल है, वो ठीक ठाक न्यूज़ आती है। तो अगर आप भी देखने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।